यूरोप में डार्क एज की बात की गई, ठीक है, मतलब 12th एंड 13th सेंचुरी में यूरोप में बात की गई डार्क एज। डार्क एज का मतलब क्या था कि धर्म का वर्चस्व था, ठीक है, धर्म का वर्चस्व था और सारी चीजों के ऊपर चर्च का डोमिनेंस था, ठीक है, मतलब चर्च जो है वो सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सारे जीवन के ऊपर उसका आधिपत्य था, ठीक है। तो कोई भी न्यू आइडियाज जो थे वो नहीं आ नहीं पाते थे, वो उनका आना जो है चर्च ने एकदम बाधित करके रखा हुआ, ठीक। फिर 14th सेंचुरी और 15th सेंचुरी, ठीक है, इस समय आता है आपका पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब रेनेसा, रेनेसा, ठीक है। अब रेनेसा क्या था? रेनेसा बेसिकली जो था वो न्यू आइडियाज था, नए आइडिया, ठीक है, मतलब नई, नए मतलब नए विचार, ठीक है, आप कर लीजिए इसको नए विचार, ठीक है, नए विचार। अब पुनर्जागरण से क्या होता है? पुनर्जागरण से एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट का मतलब होता है प्रबोधन, हिंदी में कहेंगे प्रबोधन, ठीक है, प्रबोधन। अब ये एक ऐसा समय था जब नई आइडियोलॉजीज निकल करके आ रही थी, ठीक है, नए विचारों का आगमन हो रहा था, ठीक है। तो अब इस इसके बाद आपकी एक चीज होती है जिसको कहते हैं साइंटिफिक रिवोल्यूशन, ठीक है, साइंटिफिक रिवोल्यूशन मतलब वैज्ञानिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति। अब ये वैज्ञानिक क्रांति क्या थी? वैज्ञानिक क्रांति ये थी कि यही समय था जब तकनीक ने, ठीक है, जब तकनीक ने लोगों की जिंदगी में आकर के दस्तक दी, ठीक है, टेक्नोलॉजी एक तरह से तकनीक ने क्या किया, लोगों के जीवन में आकर के बदलाव की बात करी। अब कैसी तकनीक? अब जैसे आपको हम कहेंगे चर्च का, जब मैं डोमिनेंस की बात करी तो चर्च ये कहता था कि भाई पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं भू केंद्री, भू केंद्रीकरण, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे जियो सेंट्रिसिटी, ठीक है, जियो सेंट्रिसिटी। और अगर इसके खिलाफ कोई बात करता था तो उसको चर्च थ्रेट करता था, उसको मतलब कह लीजिए कि भाई जैसे एक अब गैलीलियो को फांसी दे दी गई, ब्रूनो को जो है जिंदा जला दिया गया, ठीक है, ये सारी चीजें। तो यही समय था जब नए नए थिंकर्स और फिलोसफर आए और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया नहीं भाई ये हीलियोसेंट्रिक है, ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम जो है हीलियोसेंट्रिक है, मतलब सूर्य केंद्री, सूर्य केंद्रीकरण, ठीक है, या सूर्य केंद्रीकृत, ठीक, बात समझ में आई? तो ये एक विचार हो गए। इसी तरह कई फील्ड में लोग निकल करके आए, ठीक है। तो रेनेसा जो बेसिकली हमारा कहने का मतलब है, रेनेसा एक पार्ट है किस चीज का? रेनेसा एक पार्ट है बौद्धिक क्रांति का, ठीक है, एनलाइटनमेंट भी उसी बौद्धिक क्रांति का पार्ट है। और ये आपका साइंटिफिक रिवोल्यूशन जो है ये भी आपका बौद्धिक क्रांति का ही पार्ट है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे, हाँ, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बताया था कुछ रिवोल्यूशंस थी जिन्होंने चेंज किया, ठीक है, समाज में बदलाव बदलाव लाया। जैसे इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, बौद्धिक क्रांति। तो बौद्धिक क्रांति में पहली चीज जो हमने यहाँ पे बताई वो यही चीज बताई थी कि भाई रेनेसा मतलब पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से क्या हुआ? प्रबोधन हुआ। प्रबोधन का मतलब क्या है कि पहले क्या था, जब चर्च का डोमिनेंस था तो धर्म केंद्र था, समाज का केंद्र क्या था? धर्म था। लेकिन जब पुनर्जागरण हुआ है और एनलाइटनमेंट आया है तो यहाँ के जो थिंकर थे, जो फिलोसफर थे, उन्होंने कहा नहीं, धर्म जो है वो बाहर की वस्तु है और समाज जो बनता है वो किससे बनता है? इंडिविजुअल से बनता है, मतलब व्यक्ति परक समाज बना दिया। बात सुन रही? तो एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है भाई? एनलाइटनमेंट का मतलब है कि रिलीजन जो पहले सेंटर स्टेज पे समझा जाता था वो बाद में कहाँ समझा जाने लगा? पेरीफेरी पे, मतलब बाहरी आवरण पे समझा जाने लगा। लेकिन केंद्र किसको बना दिया गया? व्यक्ति को, मतलब इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। फिर अगली चीज हमने बताई साइंटिफिक रिवोल्यूशन, ठीक है, साइंटिफिक रिवोल्यूशन जो पीछे होता है। तो हमने इसको तीनों को एक साथ कर दिया है और इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन की हमने बात करी है,
रेनेसा, एनलाइटनमेंट एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशन। ठीक, ये हो गई आपकी बौद्धिक क्रांति। अब अगली चीज आती है इकोनॉमिक रिवोल्यूशन। इकोनॉमिक रिवोल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कमर्शियल रिवोल्यूशन, ठीक है। दूसरी चीज है आपकी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। पहली चीज अगर हम कहें कमर्शियल रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब ये होता है कि हम कोई चीज बना नहीं रहे हैं, हम किसी चीज को उसका क्रय विक्रय कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई चीज खरीद रहे हैं, ठीक, ये चीज। तो इस समय अगर हम कहें तो इससे पहले के समाज में क्या था, वेनिस और जेनेवा, ठीक है, दो सेंटर थे कॉमर्स के, जिसके ऊपर भाई रोम का और जेनेवा में उसका डोमिनेंस था, उसका वर्चस्व था। तो इस डोमिनेंस को ब्रेक करने के लिए, इस डोमिनेंस को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे दो कंट्रीज थी, स्पेन और पोर्चुगल। इन दोनों ने आगे आकर के कहा कि यार अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को कोई चीज ऐसी करनी चाहिए जिससे हम नए मार्ग वाणिज्य के ढूंढ सके, ठीक है। तो नए मार्ग वाणिज्य के ढूंढने के लिए आप हिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं कि भाई एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिया। उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि स्पेन ने कहा कि हम एक अटलांटिक ओशन में एक वेस्ट में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और वेस्ट में हम जाएंगे, ईस्ट में आप जाइएगा, ठीक है। तो वेस्ट में वो गया आपका कौन, कोलंबस, ठीक है, वो इंडिया समझ के निकला था लेकिन उसने अमेरिका की खोज करी। और यहाँ पर पोर्चुगल का वास्को डी गामा इंडिया आया, ठीक। तो ये, तो अब ये लोग लेकर के जाते थे और बेचते थे सामान, और 100 गुना 70 गुना इस तरह फायदा उठाया करते थे। तो बात निकल करके आती है कि ये चीज सक्सेस कैसे हो पाई। अब देखिए जो कंपनीज बनाई गई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये सारी चीज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये सारी चीजें कैसे बनाई गई, ये एक जॉइंट कैपिटल से बनाई गई। कंपनी जो है किसी ने खड़े होकर के नहीं बना दी थी, जैसे आज का शेयर मार्केट है, तो उसी शेयर मार्केट की तरह एक जॉइंट कैपिटल को जोड़ करके कंपनीज बनाएगी, जिसका काम क्या था, जिसका काम था कि भाई जाकर के आप बाहरी दुनिया में देखिए कि वाणिज्य के और रास्ते कैसे, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि पहली चीज तो वेनिस और जेनेवा का आधिपत्य था, उनका डोमिनेंस था, और दूसरी चीज क्या थी कि इधर जो अरब, आपका अरब वाला जो रूट था उसमें मुस्लिम का डोमिनेंस था, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाकर के नए रास्तों की खोज करी, जिससे एक तरह से आप कहिएगा तो कॉमर्शियल रिवोल्यूशन आई, ठीक। तो जब कॉमर्शियल रिवोल्यूशन आई तो जो जिन लोगों का पैसा लगा हुआ था इन कंपनी में, इन्होंने काफी फायदा उठाया, ठीक है, इन्होंने काफी फायदा उठाया। तो एक नया क्लास निकल करके आया। दूसरी चीज हमने बताई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट तो हुई ब्रिटेन से, ठीक है, स्टार्ट तो हुई ब्रिटेन से, लेकिन पूरे यूरोप में फैली। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने जो है क्या किया कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे अभी कोई चीज उत्पादन अब तब भी होता था लेकिन लो स्केल पे होता था, अब इस उत्पादन ने क्या किया, एक बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन स्टार्ट करवाया, ठीक है, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। तो लार्ज स्केल पे जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एक नया क्लास डेवलप होता है, ठीक है। एक आपका कैपिटलिस्ट क्लास निकल करके आता है और एक आपका मिडिल क्लास निकल करके आता है, ठीक है, एक आपका मिडिल क्लास निकल करके। अभी आगे चल करके हम लोग इस चीज को मार्क्स में अलग चीज से जानेंगे कि उसको क्या कहा गया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ भाई, मिडिल क्लास का जन्म हुआ। तो मिडिल क्लास का मतलब क्या है कि ये लोग रूरल एरिया से निकल करके कहाँ आ गए, अर्बन एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके कहाँ आए, शहरी क्षेत्रों में। तो जब शहरी क्षेत्रों में आए तो शहरी क्षेत्र में काफी परेशानियों का सामना इन्होंने किया, जो नया मिडिल क्लास निकल करके आया, ठीक है। तो जो नया मिडिल क्लास निकल करके आया उसने क्या देखा, काफी चैलेंजेस देखे, ठीक है, काफी चुनौतियों का सामना इन्होंने किया। तो वो चुनौतियां कैसी थी, वो चुनौतियां थी जो अर्बनाइजेशन में होती हैं, जो शहरीकरण में जो चुनौतियां होती हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ियां, स्लम्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर आप कह लीजिए तो पुअर लिविंग कंडीशन, खराब जीवन स्तर, ठीक, ये सारी चीज के चैलेंजेस निकल करके आए, ठीक। तो ये चैलेंज अब इनके सामने आ गए, अब चैलेंजेस। तो आपने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले की सोसाइटी कैसी थी भाई, ऊपर सबसे ऊपर क्लर्जी था, मतलब पादरी वर्ग, बीच में आपका नोबिलिटी था, मतलब अभिजात वर्ग, और नीचे क्या थे, कॉमनर्स थे, ठीक है, मतलब आम व्यक्ति।
आम लोग। ठीक है, ये समाज कैसा था, बटा हुआ था, इसी को क्या कहते हैं, स्टेट सिस्टम। ठीक है, तो आम व्यक्ति जो लोग थे, आम लोग थे जो थे, उसमें क्या क्या आपका आएगा, किसान हो गए, मजदूर हो गए, ठीक है, जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हो गए सब। तो इन लोगों की जनसंख्या 95% थी, और इन लोगों की ये जो क्लर्जी था और जो नोबिलिटी, ये सिर्फ और सिर्फ 5%, केवल और केवल 5%। ठीक है, और इन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता। ठीक है, और इनके ऊपर सारा टैक्स का बोझ था। तो 1789 ऐसा समय था, ठीक है, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आई थी वो किसके थ्रू आई थी, इस मिडिल क्लास के थ्रू आई थी। बात समझ आ रही है, इस मिडिल क्लास के थ्रू, जो मध्यम वर्ग था उसने ही रिवॉल्यूशन लेकर के आई थी। तो हमने अगर हम आपको अगर समराइज करें, तो समराइज करने में हम आपको ये कहेंगे, अगर हम समराइज करें चीजों को, तो हमने देखा भाई सोशल चेंज हुए, ठीक है, यूरोप में सोशल चेंज हुए, सामाजिक परिवर्तन हुआ, आर्थिक परिवर्तन हुआ, ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन हुआ। कब, वही जब आप कह लीजिए कि 14 से लेकर 18वीं सदी, ठीक है। यार इससे हुआ क्या, एक नया मिडिल क्लास निकल करके आया, ठीक है, मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग निकल करके आया, और वो कहां पे रहने लगा, वो शहरों में रहने लगा, मतलब शहरीकरण। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ, शहरीकरण हुआ, औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, शहरीकरण हुआ। तो इस शहरीकरण में अगर हम बात करें, तो यही तो मिडिल क्लास था जो कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा था। जैसे अब हर कोई जो अर्बन एरिया में आकर के रहेगा, जरूरी तो नहीं नहीं उसको नौकरी मिले, ठीक है, जॉब मिले, तो डिप्रेशन आया, नई चीजें निकल कर गई, आत्महत्याएं होने लगी, ठीक है, और काफी तरह का जो है, अगर हम कहें कि वेश्यावृत्ति भी बढ़ गई। तो समाज में मतलब हर तरह के चैलेंजेस निकल करके आए, समाज में हर तरह के चैलेंजेस मतलब चुनौतियां निकल करके आई, ठीक है। राजनीतिक चैलेंज इसका क्या था, राजनीतिक इसकी चुनौती ये थी कि भाई अगर हम आपसे कहें कि लुई 15, ठीक है, लुई 15, अच्छा एक चीज ये जान लीजिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले जो था, क्या हुआ कि फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो गई। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी लुई 15 के समय पे अमेरिकन रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है, अमेरिकी क्रांति हुई थी उस समय, और अमेरिकी क्रांति में ब्रिटेन को निकालने के लिए वहां से फ्रांस ने काफी सहायता करी थी अमेरिकियों की, अमेरिका की, ठीक। तो अब आता है लुई 16 का समय, ठीक है, लुई 16। तो आप देखिए कि यहाँ पे आर्थिक स्थिति खराब है, ठीक है, तो यहाँ पर लड़ाई हो जाती है किस चीज के लिए, ब्रेड के लिए, मतलब एक तरह की रोटी की लड़ाई। बात समझ आ रही है, क्यों आर्थिक स्थिति खराब हुई, आर्थिक स्थिति इसीलिए खराब हुई कि क्योंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन के समय, लुई 15 के समय में फ्रांस ने काफी हद तक हेल्प करी थी इसकी, अमेरिका की, ठीक है। तो ये चीज निकल करके थी, तो काफी चुनौतियां निकल करके थी, मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरह की चुनौतियां निकल करके आती हैं। तो इन चुनौतियों का उत्तर तलाश करने के लिए किस विषय का जन्म होता है, सोशियोलॉजी, मतलब समाज शास्त्र का जन्म होता है, ठीक है, समाज शास्त्र का जन्म होता है। तो इस तरह से हमारा समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी निकल करके आता है। बताइए इसमें कोई डाउट आप लोग को, बताइए। आपका हिंदी मीडियम है, ठीक। तो आज जो है हम लोग, अब देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया इसी तरह से, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ एनलाइटनमेंट डू यू थिंक पेव द वे फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। आपके विचार से समाजशास्त्र के उदय में प्रबोधन के किन पहलुओं ने मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है, ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा गया, ठीक। तो पहली यूनिट का एक पार्ट है, और पहली यूनिट से अराउंड 20, कभी कभी 30 और कभी कभी 40 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये चीज है। सिलेबस पता है आपको, सिलेबस पता है आपको, अभी नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। देखिए सिलेबस में क्या है कि ये जो हमने आपको चीज बताई है, ये फर्स्ट पार्ट है एक तरह से,
पहली यूनिट का फर्स्ट पार्ट है। ठीक, जो आज हम लोग डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आए थे, वो आज हम लोग एक थिंकर डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, तो पहली चीज आपको बताएं कि हमारे सिलेबस में 6 थिंकर है। पेपर 1 में 6 थिंकर्स हैं। पहले थिंकर का नाम है कार्ल मार्क्स, दूसरे का नाम है इमाइल दर्कहाइम, तीसरे का नाम है मैक्स वेबर, चौथे का नाम है कैलकल पार्सन, और फिफ्थ है आपके रॉबर्ट किंग मर्टन, और सिक्स्थ है आपके मीड। ठीक है, तो 6 थिंकर्स हमारे पेपर 1 में। तो हम आज आप लोगों को डिस्कस करने वाले हैं इमाइल दुर्कहाइम के बारे में। ठीक है, इमाइल दर्कहाइम के बारे में। तो आपको एक चीज छोटी सी और बता दें कि सबसे पहले जो है सोशियोलॉजी आई कहां से। ठीक है, अगस्त कॉम्ट। ठीक है, अगस्त कॉम्ट। अब अगस्त कॉम्ट का क्या योगदान है सोशियोलॉजी में, इस चीज को समझ लीजिए। सबसे पहले इन्होंने ही इस टर्म को कॉइन किया था। ठीक है, किसको? समाजशास्त्र को, समाजशास्त्र को। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई जैसे जो बाकी विज्ञान होते हैं उसी तरह ये भी एक विज्ञान है। तो उसी तरह ये भी एक विज्ञान का मतलब क्या है कि ये भाई समाज, जैसे इन्होंने पहले क्या कहा कि ये भी एक विज्ञान ही है। तो क्या विज्ञान है, किस तरह का? सामाजिक विज्ञान है। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि भौतिक फिजिक्स है ना, भौतिक मतलब फिजिक्स। ठीक है, भौतिक फिजिक्स है, तो इसको भौतिकी क्या है, मतलब फिजिकल, एक तरह से फिजिकल साइंस है ना ये। ठीक है, तो इन्होंने इसको इनिशियल प्रारंभिक रूप से क्या कहा, इन्होंने कहा भैया ये क्या है, सामाजिक विज्ञान है ना, ये क्या है, सामाजिक विज्ञान। फिर बाद में इन्होंने क्या कहा, बाद में इन्होंने कहा नहीं, हम इसको समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजी जो है दो चीजों से मिलकर के बना है। पहली चीज तो होगी आपकी इसका सोशियस, ठीक है, और दूसरी चीज है लोगोस। मतलब क्या है इसका इसका मतलब होता है कंपेनियनशिप। मतलब क्या है कि आपसी परस्पर संबंध। ठीक है, परस्पर संबंध। और दूसरी ये चीज क्या है, इसका मतलब होता है किसी चीज को पढ़ना या किसी चीज को स्टडी करना। ठीक है, तो सबसे पहले किन्होंने इसका नाम दिया, अगस्त कॉम्टे ने 1838 के समय पे। 1838 में अगस्त कॉम्ट ने क्या कहा कि भाई समाजशास्त्र भी एक विषय है। बात समझ में आई? तो ये देखिए आप, ये कौन सा समय है, ये वही वाला समय है। 89 में रेवोल्यूशन हुई, तो 89 में रेवोल्यूशन होने के बाद किसके पास पावर गई? जैकोबिन्स के हाथ में। और फिर जैकोबिन्स ने भी अपना वो भी एक तरह से आप कहिए तो अधिनायकवाद शासन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है ना। फिर बाद में उनको भी हटाया गया। तो गुलेटिन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। गुलेटिन जानते हैं? गुलेटिन क्या होता है? गुलेटिन ऐसे खड़ा करते थे और गर्दन गायब हो जाती। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये चीज है। तो जिन्होंने मतलब जिन लोगों ने सत्ता हासिल करी वो क्या हो गए, वो बाद में मतलब कि एक तरह से कह लीजिए उनपे अंकुश नहीं रखा जा सका, उनको ऊपर वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाए, अब सत्ता के लिए क्या हो गए, सत्ता के लिए अंधे हो गए। ठीक, अच्छा, ऐसा सिमिलर आप कहीं देख रहे हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा चीज कहीं सिमिलर आप कोई चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है वहां पर? बताइए। देखिए, हिस्ट्री जो है वो रिपीट नहीं होती है, बट इट डज राइम्स। ठीक है, हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, जरूरी नहीं दोहराया जाए, लेकिन उसकी मतलब उससे समान मतलब मेल खाती हुई चीजें आपको दिख सकती हैं समाज में। तो अगर हम कहें कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय जैकोबिन्स ने क्या किया था, सत्ता जो है रिवॉल्यूशन करके हासिल कर ली थी, रॉबिस्पियर जो था। लेकिन फिर वो क्या हो गया, निरंकुश वो भी हो गए एक तरह से आप कहिए। तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाए और उनका जो मन में आया वो करने लगे। अब क्या ऐसा कहीं कंटेम्प्रेरी आप देख रहे हैं कोई एग्जांपल ऐसा? देखिए, कोई भी चीज पढ़िए तो उसको देखिए कि कंटेम्प्रेरी हो तो रहा है नहीं कहीं पे कुछ। ठीक है, समकालीन समय में आपको कहीं दिख रहा है? सोचिए, बताइए। अरे भाई, बांग्लादेश का एग्जाम्पल आप नहीं देख रहे हैं? 1 साल हो गया वहां पे। ठीक है, लेकिन अब वो लोग कर क्या रहे हैं, अब वो लोग ये कर रहे हैं
कि जो दूसरी पार्टी वाले के लोग हैं उनको फिर प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। ठीक, पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज क्या है, आप कह सकते हैं कि रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, वहां माइनॉरिटीज के खिलाफ जो है वहां पे हिंसाएं बढ़ रही हैं। ठीक, तो मतलब इन्होंने जिसके लिए रिवोल्यूशन किया था वो पर्पज अपना फुलफिल नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर रहे अपना पर्पज। बात समझ में आई? ठीक, चलिए, तो ये था। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको दरखाइम इस वजह से पढ़ा रहे हैं क्योंकि अगस्त कॉम्ट की ही बातों को इन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, तो अगर इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। ठीक है, दूसरी चीज ये समझ लीजिए कि इन्होंने अपनी थ्योरीज तो दी थी। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरीज तो दी, लेकिन किसी भी एक विषय के रूप में अगस्त कॉम्ट जो है वो सोशियोलॉजी को स्थापित नहीं कर पाए थे। ठीक है, वो एक विषय के रूप में इसको स्टैब्लिश नहीं कर पाए थे, जो कि बाद में इन्होंने ही किया। ठीक है, फ्रांस के यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डो में एक डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी से रिलेटेड इन्होंने ही खुलवाया, इन्हीं के प्रयासों से ही खुला, ओपन हुआ। ठीक है, तो ये चीज है। तो दरखाइम के संबंध में हम लोगों को तीन चीजें पढ़नी है। ठीक है, चार चीजें। ठीक है, पहली चीज क्या है आपकी, सोशल फैक्ट्स, सामाजिक तथ्य। ठीक है, सामाजिक तथ्य। दूसरा है आपका डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, श्रम विभाजन। तीसरी चीज आपकी आएगी सुसाइड, आत्महत्या। ठीक है, चौथी चीज है हमारी रिलीजन एंड सोसाइटी। धर्म एवं समाज। ठीक है, धर्म एवं समाज। अब समझिए यहां पर एक चीज को कि जो भी कोई भी थिंकर है तो वो दो चीजों के बारे में बात करता है। ठीक है, कोई भी थिंकर होगा वो दो चीजों के बारे में बात करेगा, उनके दो विचार हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला तो उसने समाज के बारे में क्या कहा है और दूसरा समाज शास्त्र के बारे में क्या कहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जो भी कोई भी थिंकर हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी थिंकर का हम लोगों ने नाम लिया है, उन सारे थिंकर को में क्या उन्होंने सोसाइटी के बारे में कहा है, ठीक है, और क्या उन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में कहा है। ठीक, बात समझ में आई? क्लियर है इतनी चीज? ठीक, अब एक और चीज देख लीजिए। स्टार्ट करने से पहले ये भी आपको बता दें कि जो थिंकर्स हैं, है ना, जो हमारे पास थिंकर्स हैं, जो हमारे सिलेबस है यूनिट 4 में हमारा थिंकर आते हैं। ठीक है, उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। दे आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। पहली कैटेगरी कही जाती है फंक्शनलिस्ट। ठीक है, फंक्शनलिस्ट मतलब प्रकारवादी, प्रकारवादी। और दूसरी इनको कहते हैं काउंटर पर्सपेक्टिव। काउंटर पर्सपेक्टिव मतलब संघर्षवादी या आप कह लीजिए द्वंद्ववादी। ठीक है, संघर्षवादी या आप कह लीजिए द्वंद्ववादी। ठीक, बात समझ में आई? जितने भी थिंकर हैं हम उन लोगों को दो चीज में डिवाइड करके चलते हैं। पहली चीज क्या है, फंक्शनलिस्ट प्रकारवादी, और दूसरा है काउंटर पर्सपेक्टिव मतलब संघर्षवादी या द्वंद्ववादी। अब बात समझिएगा, फंक्शनलिस्ट क्या उनकी आइडियोलॉजी है। ठीक है, जैसे हम आपको कहें कि अगस्त कॉम्ट, ठीक है, दरखाइम, ये जो भी इनिशियल थे, हर्बर्ट स्पेंसर, ये इस आइडियोलॉजी के थे। अब इनकी आइडियोलॉजी है क्या, इस चीज को समझते हैं। इनकी आइडियोलॉजी ये है, अलग उस पर चलते हैं। फंक्शनलिस्ट प्रकारवादी। ठीक है, बात समझिए,
फंक्शनलिस्ट कहते हैं ये चीजें, कहते हैं कि भाई जो समाज है वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, समाज क्या है, इंटरकनेक्टेड है। समाज क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, मतलब क्या है, परस्पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी एक क्या है, संरचना है। इसकी क्या है, एक संरचना है, मतलब ये स्ट्रक्चर्ड है। और एक अंग से दूसरा अंग जिस तरह जुड़ा होता है, जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म में एक अंग से दूसरा अंग जुड़ा होता है, इसी तरह समाज में एक तरह से जुड़ाव है। समाज में क्या है, इंटरकनेक्टिविटी। बात समझ आ रही है। और यही ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, यही जो संगठित समाज है ना, यही संगठित समाज क्या करता है, यही संगठित समाज जो है आपके कुछ जनरलाइज्ड वैल्यूज का निर्माण करता है। बात समझ आ रही है, मतलब सामान्यकृत मूल्यों को बनाता है। पहली चीज उन्होंने क्या कही, इन्होंने कही भैया हम लोग क्या है, जिस समाज में हर कोई क्या है, इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज क्या कही कि समाज की एक संरचना है। ठीक, तीसरी चीज कही कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म में, जैसे कोई जीव में उसका एक अंग दूसरे अंग से जुड़ा होता है, इसी तरह समाज का प्रत्येक अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक, और इन्हीं जुड़े होने के कारण एक जनरलाइज्ड वैल्यू सिस्टम बनता है, मतलब सामान्यकृत मूल्य बनते हैं। ठीक है, अब सामान्यकृत मूल्य से क्या आता है, कंसेंसस, मतलब सर्वसम्मति। क्या चीज है, सर्वसम्मति। और इसी सर्वसम्मति का से क्या बनता है, इसी सर्वसम्मति से हमारा समाज का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण होता है। बताइए, इतनी चीज समझ में आई। ठीक, पहली चीज फंक्शनलिस्ट लोग क्या कहते हैं कि समाज क्या है, जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज क्या कहा कि भाई संरचना में एक तरह से, संरचना में स्ट्रक्चर्ड है, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कुछ जनरलाइज्ड वैल्यू सिस्टम निकल करके आती हैं। ठीक, और इस जनरलाइज मतलब कि सामान्य रूप से, ऐसा नहीं है कि भाई कि किसी व्यक्ति के अलग मूल्य हैं और हमारे व्यक्ति के अलग मूल्य है। समाज की क्या है, एक सामान्य मूल है कि नहीं है, समाज का सामान्य मूल है। तो जनरलाइज्ड वैल्यू मतलब ऐसा नहीं कि आपके वैल्यू अलग है, हमारी वैल्यू अलग है। एक समाज में देखें तो हमारे समाज में वैल्यू सिस्टम सेम है। ठीक है, समाज के वैल्यू सिस्टम सेम होने का और कंसेंसस डेवलप होने का एक एग्जांपल आपको देते हैं कि आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं आप लोग प्यून बनने की तैयारी कर रहे हैं, बताइए। हम कह रहे हैं कि इस चीज का एक बढ़िया एग्जांपल है कि हम आपसे कह रहे हैं कि भाई आप जो है क्यों सिविल सर्विस सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्यों नहीं आप प्यून बनने की तैयारी कर रहे हैं, बताइए इसका क्या कारण है आपके पास, बताइए। क्यों नहीं आप लोग प्यून बनने की तैयारी कर रहे हैं, अब क्यों हम लोग सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, बेटर अपॉर्चुनिटीज तो है, दूसरी, चलिए ठीक मान रहा हूं, बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आपको 2 लाख रुपए महीना दिया जाएगा और आपको क्या करना है, आपको सड़क पे खड़े होकर के सिर्फ रात में क्या करना है, रात में लाइट जला के खड़े रहना है वहां पे, मतलब आपके सर के ऊपर लाइट लगा देंगे और आपको ऊपर खड़ा कर देंगे, 2 लाख रुपए देंगे। ठीक है, और सिविल सर्वेंट बनने में आपको 1 लाख रुपए देंगे, तो आप क्या चूज कीजिएगा, तो भाई अपॉर्चुनिटी तो बढ़ गई ना, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, तो डिफर कर गई ना अपॉर्चुनिटीज। तो क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी ही क्यों कर रहे हैं, पावर, देखिए पावर आपने बोला तो ठीक, लेकिन सही चीज का मतलब इसका ये होगा कंसेंसस, सर्वसम्मति किस बात पे है कि हाँ, कि सिविल सर्वेंट क्या है, आपको प्रेस्टीज, आपकी प्रतिष्ठा है, आपकी आपके स्टेटस के ऊपर बात करता है। क्यों, क्योंकि सबने इसको इसको सर्वसम्मति से मान लिया है। ठीक है, कहीं बिल नहीं पास हुआ है, कहीं कुछ पास नहीं हुआ है इसका। ठीक है, जनरलाइज वैल्यू सिस्टम यहाँ उससे कंसेंसस बना है। क्या बना कंसेंसस, कहने लगे भैया कि इस सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो काफी प्रतिष्ठावान पद होता है, काफी मतलब इसकी प्रेस्टीज होती है इस पद की, इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं तैयारी, बस में आई। ठीक, अगली चीज सुनिए, अगली चीज हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे फिर से इसको, कि अगर हम हर पेरेंट अपने बच्चे को क्या कहते हैं, कहते हैं भैया ऐसा है
पढ़ो लिखो अच्छे, जल्दी सुबह सुबह उठ जाओ, जाओ स्कूल जाओ ना, पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। आपको जैसे रोज जबरदस्ती भेज दिया जाता है ना। हाँ, तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक जनरलाइज वैल्यू है ना, सर्वसम्मति से मान लिया गया है कि नहीं यार, जो लोग बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो तरक्की करते हैं, है ना, मतलब वो क्या होते हैं, कामयाब हो जाते हैं। जरूरी तो है नहीं, हर पढ़ने में अच्छा वाला कामयाब तो नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर भी ऐसा माना जाता है, क्योंकि पढ़ने ही वाला तो होता है। मूवी देखने वाले और वेब सीरीज देखने वाले, रील देखने वाले सक्सेस थोड़ी ना हो पाते हैं, ठीक है। तो बात यही है यहाँ पर। तो इस चीज को सर्वसम्मति से मान लिया गया, जिसने समाज में क्या किया, जिसने समाज में एकीकरण मतलब इंटीग्रेशन प्रदान किया है। बात समझ में आई? फंक्शनलिस्ट का मतलब क्या है? फंक्शनलिस्ट का मतलब है कि भैया इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब अगर हम आपको एक तरह से कह दें कि तो इन लोगों ने एग्जाम्पल इसका हम ये बताएंगे कि सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और सब बढ़िया है। बात समझ आ रही है? फंक्शनलिस्ट का क्या कहना था कि सब बढ़िया है, ठीक है, मतलब सकारात्मक इन लोगों को भी कहा जा सकता है। इन्होंने सकारात्मकता के पहलू के ऊपर जोर दिया, ठीक है, सकारात्मकता के पहलू पे बल दिया। अच्छा, इसी मतलब इसी स्टडी से फंक्शनलिस्ट में एक डिवाइड होता है आगे चल करके स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, मतलब संरचनात्मक प्रकारवाद। उसमें एक चीज होती है डिवियंस, इसकी स्टडी मर्टन ने करी और डिवियंस बताया। डिवियंस का मतलब होता है विचलन, ठीक है, आगे चल करके, ठीक है, वो आगे बताएंगे आप लोग को विचलन क्या होता है, ये चीज समझ लीजिए। विचलन का मतलब होता है कि अगर समाज से अलग जाना, ठीक है, बात समझ आ रही है, मतलब समाज में जैसे हम आपसे कहें कि भाई कोई कंसेंसस है कि शादी करना क्या है, कि भाई आप क्या करेंगे, शादी करेंगे, और शादी को क्या है, सामाजिक मान्यता प्राप्त है। तो डिवियंस, अगर विचलन की बात करें हम यहाँ पे, तो लिव इन रिलेशनशिप क्या है, डिवियंस। बात समझ आ रही है? ठीक, तो डिवियंस, इसी तरह से डिवियंस को स्टडी किया मर्टन ने। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, आगे चल करके बताएंगे कि मर्टन ने वो सारी चीजें क्या है। तो डिवियंस का मतलब क्या है, विचलन होना, कि भैया बोला गया कि शादी करना एक सामाजिक तथ्य है, ठीक है, आगे अभी हम बताने वाले हैं आपको सामाजिक तथ्य। तो ये एग्जाम्पल है आपका हम लोगों का फंक्शनलिस्ट प्रकारवादी का। बात समझ में आई? ठीक, अब हम लोग देखते हैं काउंटर फंक्शनलिस्ट, हमारा काउंटर, इनका काउंटर पर्सपेक्टिव, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव मतलब संघर्षवादी, ठीक है, संघर्षवादी या द्वंद्ववादी, ठीक। इन्होंने कहा ठीक है भैया, हम आपकी सारी बात मानते हैं, ठीक है, समाज, हम आपकी बात मानते हैं कि सब स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, हम कहते हैं कि सब स्ट्रक्चर्ड है, ठीक? लेकिन स्ट्रक्चर्ड जो हैं और एक फ्रेमवर्क से जुड़े हुए हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचे में जुड़े हुए, एक तरह का ढांचा एक तैयार आपने कर दिया, लेकिन हम इस कंसेंसस और इंटीग्रेशन को नहीं मानते हैं, बल्कि इसी कारण से समाज में क्या है, डिवीजन इन सोसाइटी, ठीक है, समाज में विभाजन। समझ आ रही है? समाज में क्या है, विभाजन है। तो फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं, फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि भैया समाज में सब बढ़िया चल रहा है, तो समाज इसका फंक्शनलिस्ट वालों का क्रिटिसिज्म यही कहा गया कि इन्होंने सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच के ही ऊपर बात करी। बात समझ आ रही है? इन्होंने सिर्फ सकारात्मक पहलुओं पे ही बात करी, बात समझ आई? लेकिन जो आपके काउंटर पर्सपेक्टिव वाले लोग निकल करके आते हैं, ठीक है, जो काउंटर पर्सपेक्टिव वाले लोग निकल करके आते हैं, थिंकर हैं, इसमें सबसे पहला नाम आएगा मार्क्स का। मार्क्स ने ही इसको बताया, ठीक है, मार्क्स ने ही इसको बताया, ठीक। क्या हो गया भाई, क्या हुआ, तेज है क्या, धीमे और कराएं, ठीक। तो ये चीज है, तो इन्होंने कहा कि इसी कारण से समाज में विभाजन है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि भाई समाज में विभाजन हो रहा है, और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा समाज में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक। बात सुन में आई? ठीक, तो हम लोग के सिलेबस में ये दोनों चीजें हैं, नहीं इनके मतलब इन दो चीज के बाद बाकी इनके काफी और ब्रांचेस निकल करके गई हैं, वो हम लोगों को जब जरूरत पड़ेगी तब बताएंगे आप लोग को, ठीक। तो हम आपको बता रहे थे
चार चीजों के बारे में ना, चार चीजें। तो आज हम लोग थोड़ा इसको देखेंगे आज, ठीक है, इस चीज को देखेंगे, ठीक है। सामाजिक तथ्य, कल हमने कुछ आपको ब्रीफ किया था इसके बारे में, है ना। सोशल फैक्ट्स, सामाजिक तथ्य, ठीक है, सामाजिक तथ्य। इसमें जो है अगर हम कहें आपसे, देखिए आप लोग को एक चीज बता दें, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, है ना, जो भी हिंदी मीडियम के लोग होंगे, वो जब भी कोई चीज लिख रहे होंगे तो इंग्लिश जरूर लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब जो हिंदी मीडियम के जो भी हैं ना, जैसे अगर क्वेश्चन पूछा गया सामाजिक तथ्य, ठीक है, सामाजिक तथ्य से संबंधित इनकी विशेषताओं बात कीजिए, ठीक। तो आप सामाजिक तथ्य की डिफिनेशन जब लिखने लगेंगे तो सामाजिक तथ्य लिखने के बाद ब्रैकेट में सोशल फैक्ट भी लिखेंगे। बात समझ आई? पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि आपको बुक का नाम जरूर लिखना है। बुक का नाम मेंशन करने से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। कहीं भी किसी भी ऑप्शनल में आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप कोई भी ऑप्शनल लें, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हिंदी वाले इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी जरूर लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक, चलिए, ये चीज है सामाजिक तथ्य, है ना। अब सामाजिक तथ्य के बारे में जानने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि इनकी विचारधारा क्या थी, ठीक है। आपके जो दुर्खीम या दरखाइम ने क्या कहा कि भैया ह्यूमन इज द रिजल्ट ऑफ सोशल रिलेशंस, ठीक है। तो हर थिंकर की एक आइडियोलॉजी होती है, ठीक, बात समझ में आई? मतलब मानव क्या है? सामाजिक रिश्तों का परिणाम। अब आपको इससे इनकी क्या आइडियोलॉजी समझ में आ रही है? इनकी आइडियोलॉजी क्या है? इनकी आइडियोलॉजी आपको यहां पर ये समझ में आ रही होगी कि, अच्छा आप लोग बताइए, इनके लिए इंडिविजुअल ज्यादा महत्व रखता है कि सोसाइटी? कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके लिए? ठीक है, बात समझ में आई? तो इनका एक क्रिटिसिज्म इसी बात के ऊपर है कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया समाज पहले है, ठीक है, बात समझ में आई? इन्होंने कहा समाज पहले है, और सारी जितनी भी चीजें थी, आर्थिक चीज मतलब आर्थिक गतिविधि, मनोवैज्ञानिक गतिविधि, सारी गतिविधियों को ये कहां पर ले आए? सोशियोलॉजी में लेकर के चले आए, ठीक है, बात समझ में आई? तो इनकी आइडियोलॉजी क्या है? इनकी आइडियोलॉजी है भैया कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का मतलब परिणाम, मतलब मानव जो है वो सामाजिक संबंधों का परिणाम है, ठीक। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भैया जो सोशियोलॉजी है ना, मतलब जो समाज शास्त्र है ना, समाज शास्त्र जो है ये जो है बाकी ही जितनी भी एक जो प्राकृतिक विज्ञान है ना, जो एक प्राकृतिक विज्ञान है, मतलब आप कह लीजिए कि जो भी जितने भी नेचुरल साइंस है, तो उन्हीं नेचुरल साइंस की तरह समाज शास्त्र भी किसका है? समाज का एक विज्ञान है। बात समझ में आ रही है? समाज का एक विज्ञान है। तो कल हमने आप लोग को बताया था कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी स्टडीज हैं, वो सब कहाँ से निकल करके आई हैं? फिलॉसफी से, ठीक, फिलॉसफी थे। तो सोशियोलॉजी को इनिशियली किसका पार्ट समझा जाता था? पहली चीज तो फिलॉसफी का, ठीक है, और दूसरी चीज किसका? साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान का। पहली चीज दर्शन का और दूसरा मनोविज्ञान का। तो इनका जो महत्वपूर्ण एक योगदान था, इनका महत्वपूर्ण योगदान ये रहा कि भैया इन्होंने ही बताया कि ये क्या है, एक सोशियोलॉजी एक अलग विज्ञान, एक अलग विज्ञान है, ठीक है, बात समझ में आई? और इस चीज को कहां बताया इन्होंने? मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो अपनी नाम की एक इन्होंने बुक निकाली थी, ठीक है, एक थीसिस लिखी थी, उसमें इन्होंने बताया। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले किस चीज में बताया इन्होंने? मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो 1892 में। तो कभी भी अगर बात आपके सामने आई
कि इमाइल दुर्खाइम के समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने के संबंध में व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको इंट्रोडक्शन में यही स्टार्ट करना है कि भाई मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो नामक अपनी बुक में इन्होंने सबसे पहले इस चीज को बताया। ठीक, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो सोशियोलॉजी है, जो समाजशास्त्र है, वो आपका एक अलग विद्या शाखा है। ठीक है, उसको दर्शन और मनोविज्ञान से अलग देखा जाए, उसको फिलॉसफी और साइकोलॉजी इन दोनों सब्जेक्ट से अलग के रूप में देखा जाए। बात समझ में आ रही है? ठीक, सबसे पहली चीज। और इन्होंने किस चीज पे बल दिया, इन्होंने बल दिया समाज के ऊपर, कि समाज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो सबसे पहले इन्होंने सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट डेवलप करने की बात कहाँ करी थी, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो नामक अपनी बुक में। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू भी फ्रांस के ही आपके थिंकर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने क्या भैया, इन्होंने क्या मतलब कौन सा इनका थ्योरी जो है, बताइए, आप बताइए। कॉलेज में तो पढ़ लिया है ना साहब आपने। डिवाइन थ्योरी नहीं दी थी, डिवाइन थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो रूसो ने दिया था ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इनके बारे में आप लोग पढ़ते हैं ना, मॉन्टेस्क्यू के बारे में एक चीज पढ़ते हैं ना, रूसो के बारे में तो हमने कल बताया था आपको कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। ठीक, मॉन्टेस्क्यू के बारे में आप पढ़ते हैं ना, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ते हैं ना। ठीक, बताइए सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, आपने वो सब पढ़ लिया है ना? हाँ हाँ, तो वही चीज बता रहे हैं। देखिए, जो चीजें अगर अगर यूपीएससी को यही चाहिए होता कि भाई हमको एकेडमिक एकेडमिक नॉलेज वाले लोग चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करते, वो जाते हर यूनिवर्सिटी में, उनको टॉपर उठा करके कहते हैं आप आइए। लेकिन जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। बात सुन आ रही है? जो आप, जो अगर किसी को लग रहा है कि मैंने सोशियोलॉजी पढ़ लिया है, तो वहाँ वाली अप्रोच यहाँ काम नहीं देगी। ठीक है, वहाँ पे बोरियत होगी, यहाँ आपको बोरियत नहीं होगी। यहाँ पे आपको डायनेमिक चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है, कल हमने आप लोगों को बताया था स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण, तो कोई चीज़ आपने लोगों ने देखी कल के न्यूज़पेपर में उससे संबंधित क्या थी? हाँ, वो तो हमने, वो तो परसों के पेपर में थी, कल के पेपर में क्या थी? अर्बन फेयर तो हमने बताया था, आप लोग को भेज भी दिया था। बताइए, कोई चीज आप लोगों ने देखी थी? पेपर पढ़िए अच्छे से। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? सेग्रीगेशन, मतलब एक वर्ग का दूसरे वर्ग से अलग कर दिया जाना। ठीक है, तो आप लोगों ने हमें बहुत, तमिलनाडु में बहुत भयंकर एक विलेज का नाम हम ले भी नहीं पाते हैं, उसको ले भी नहीं पा रहे थे, बट पहले नाम पढ़ दे रहे हैं, मुथुलोडम पट्टी। ठीक है, एक विलेज है जहां पर दो कम्युनिटी है, एक थोट्टा नायकर और एक अरुण थथियार्स। ठीक है, तो अब समझ लीजिए इस चीज को, विलेज का नाम कुछ भी है भाई, हम नहीं ले पा रहे हैं उसको। ठीक है, एक छोटा नायकर, छोटा नायकर और अरुण थथियर। ठीक है, अब सुनिएगा, ये जो है ये सो कॉल्ड अपर कास्ट। ठीक है, बस समझी। और दूसरी चीज ये क्या है, ये सो कॉल्ड लोअर कास्ट। अब ये मतलब अगर आप कह लीजिए तो ये शेड्यूल कास्ट है। ठीक है, तो इन्होंने एक, इनसे जहां पर ये रहते हैं, जहां पर ये रहते हैं, इन्होंने 200 फीट लंबी और 10 फीट की ऊंची एक वॉल खड़ी करके रखी हुई है। किस लिए? सेग्रीगेट करने के लिए। समझ आ रही है? तो इन लोग काफी दिन से डिमांड कर रहे थे कि भैया आप क्या कर दीजिए कि ये दीवार हटाइए और हम लोगों को क्या करिए, यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट बना दीजिए, हम लोग को जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए कार्यक्रम होते हैं उसके लिए स्टेज बनाना है। तो इन लोग जा करके वहाँ के डीएम के से बोलते हैं। ठीक है, काफी दिन से बोल रहे थे, तो करीब 4-5 साल लगा और
इनके पास आए लोग, प्रशासन आया इनके पास, प्रशासन ने कहा कि भैया ऐसा आप ये चीज़ हटाई, इन्होंने नहीं हटाया। फिर इन्होंने बहुत प्रदर्शन किए, बहुत सारी चीज़ करी, फिर इनके पास नोटिस आई कि अगर आप आज तक नहीं गिरा दीजिएगा तो हम कल प्रशासन आकर के गिरा देगा। ठीक है, प्रशासन ने आकर के 9 अगस्त को ये दीवार को गिरा दिया। समझ आ रही है? तो यही सारे एग्जाम्पल्स तो डायनेमिक आपको यूज करने हैं, पेपर आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप स्ट्रेटिफिकेशन में ये डायनेमिक एग्जाम्पल डाल दीजिए, आपको 1 नंबर ज्यादा ना मिल जाए तो कहिए। समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी? जब आप रील देखिएगा, है ना, रील में ही तो मिलता है ये सब बढ़िया कंटेंट। ठीक है, बात समझ आई? तो ये चीज थी, बात समझ आ रही है? तो ये हम आपको बताना चाह रहे थे, तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीज थी तो हमने सोचा आप लोग से डिस्कस कर ले। ठीक, तो पेपर में आज जाकर के देखिएगा, इसमें अच्छा खासा कंटेंट आ गया, उसको अगर आप को ऑप्शनल लेना है तो आप उसको नोट करते चलिए। ठीक है, ठीक, तो ये चीज थी। हमने पहले फिर से रिपीट कर देते हैं, ह्यूमन इज द रिजल्ट ऑफ सोशल रिलेशंस। ठीक है, मानव सामाजिक रिश्तों का परिणाम है। ठीक, अगली चीज है क्या कहा इन्होंने, कहा भाई समाज शास्त्र जो है वो दूसरे साइंस से डिफरेंट है। उन्होंने ये चीज कहाँ बताई? मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो 1892 में। ठीक है, बात समझ में? चलिए अब देखते हैं सामाजिक तथ्यों के बारे में। ठीक है, सामाजिक तथ्य होते क्या है? ठीक है, हमने कल आपको कुछ आइडिया दिया था इसके बारे में। ठीक है, हमने आइडिया ये दिया था कि जैसे दूसरे फिजिकल फैक्ट्स होते हैं, मतलब फिजिकल फैक्ट्स का मतलब क्या है कि भौतिक तथ्य होते हैं, जैसे और भौतिक तथ्य होते हैं। भौतिक तथ्य का मतलब क्या है कि भैया सूरज जो है पूरब से निकल करके पश्चिम में अस्त हो रहा है, ये क्या है? भौतिक तथ्य है। दूसरी चीज क्या है कि भाई अगर जैसे आप ज्योग्राफिकल फैक्ट की कुछ बात कर लीजिए कि प्रेशर जो एयर जो फ्लो होगी वो हाई प्रेशर से, फिजिकल फैक्ट। ठीक है, फिजिकल फैक्ट अपने बताया भाई ज्योग्राफी में से हवा चल रही है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि कोई भी फिजिक्स के कोई भी जो लॉ जो न्यूटन ने दिए वो हर जगह माने जाते हैं, तो वो क्या है? फिजिकल फैक्ट है। इसी तरह सोशल फैक्ट्स हैं। ठीक है, सिमिलरली इन्होंने क्या कहा? सिमिलरली सोशल फैक्ट्स भी हैं। क्या है? जो समाज में हमारी एक्टिंग, फीलिंग्स, ठीक है, ये सब क्या है? यही सब सोशल फैक्ट है। बात समझ में आ रही है? थिंकिंग, सोचने का तरीका। ठीक है, मतलब कार्य करने, किसी चीज को अनुभव करने और सोचने का जो तरीका है समाज में, यही चीजें क्या है? सामाजिक तथ्य है। बात समझ में आ रही है? पहली चीज उन्होंने क्या कही कि सोशल फैक्ट्स क्या है? इन्होंने कहा कि जैसे फिजिकल फैक्ट्स होते हैं, जैसे भौतिक तथ्य होते हैं कि भाई हवा चल रही है, ठीक है, सूरज निकल रहा है, ठीक, रात में चांद निकल रहा है, ठीक, तो ये हर जगह ऐसा होता है। फिजिकल फैक्ट ये होता है, सब भौतिक तथ्य ये होते हैं। इसी तरह से सोशल फैक्ट्स क्या है कि हम जिस तरह से कोई काम करते हैं, किसी चीज मतलब जो एक्ट करते हैं, ठीक है, जिस तरह से हम किसी चीज को फील करते हैं, जिस तरह से किसी चीज की हम थिंकिंग करते हैं, यही सारी चीजें क्या है? ये सब सामाजिक तथ्य हैं। और ये समाज में एक तरह से डिफ्यूज होती हैं, दे आर डिफ्यूज्ड इन सोसाइटी, मतलब समाज में पूरी तरह से संचरित हैं ये चीजें, समाज में ये चीजें संचरित हैं। और ये हमारे व्यवहारों के ऊपर कैसा प्रभाव डालती हैं? कंस्ट्रेनिंग इफेक्ट, मतलब हमारे व्यवहारों पर बाध्यकारी परिणाम होता है इन चीजों का। बताइए, सोशल फैक्ट अभी एग्जांपल देंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें। हमने कहा कि भाई सामाजिक तथ्य, दुर्खीम ने क्या कहा सामाजिक तथ्य में के बारे में? दुर्खीम ने कहा कि जिस तरह से हम कोई किसी विषय के संबंध में एक्ट करते हैं, फील करते हैं या थिंक करते हैं, ठीक है, और ये इन समाज में ये जो वैल्यूज हैं ये डिफ्यूज है, ठीक है, हर कोई इसको मानता है। क्यों? क्योंकि इसका हमारे जीवन के ऊपर एक
कंस्ट्रेनिंग इफेक्ट होता है, मतलब हमारे जीवन पर इसका एक बाध्यकारी व्यवहार होता है, ये हम लोगों को किसी काम को करने के लिए बाध्य करता है। ठीक, अब इसका एग्जांपल जैसे दे लीजिए, जैसे रिलीजन है, ठीक है, जैसे धर्म है सपोज करिए, तो धर्म को अगर हम ना माने, अगर हम कहते हैं कि भैया हम धर्म को नहीं मानते, ठीक है, तो क्या इससे धर्म खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक, इसका दूसरा एग्जांपल लीजिए, अगर कोई लड़का, सपोज करिए ना, हंसिएगा नहीं, अगर कोई लड़का है और वो सपोज करिए स्कर्ट पहन के घूम रहा है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कोई लड़का स्कर्ट पहन के घूम रहा है, तो क्या ये एक सामाजिक तथ्य हो सकता है? नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि स्कर्ट को एसोसिएट कर दिया गया है लड़कियों के साथ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो लड़का क्यों नहीं पहन सकता? क्योंकि ये एक सोशल फैक्ट नहीं है। अगर सोशल फैक्ट नहीं है, क्योंकि ये हमको ये चीज मना है करना, एक तरह से समाज इसकी अनुमति नहीं देता। ठीक, एक और चीज देखिए, अगली चीज हमने कहा समाज में शादी क्या है? एक सामाजिक तथ्य है, बताइए, है क्या लिव इन रिलेशनशिप है? अब बताइए। बात समझिए, इसीलिए हमने बोला आपसे ये धीरे धीरे चीजें आ रही हैं समाज में, ये सोशल फैक्ट तो है, लेकिन अभी इसका पूरी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं है, इनको पूरी तरह से अभी माना नहीं गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक, अगली चीज देखिए, ये तो हमने बता दिया आपको कि आपका पहनावा कैसा है ना, ये सारी चीजें, शादी व्यवस्था है ना, ये सारी चीजें। तो अगर हम आपसे कहें तो सामाजिक तथ्य किस चीज का परिणाम है? सामाजिक तत्व परिणाम किस चीज का है? सामाजिक तत्व परिणाम है हम लोगों की कलेक्टिव लिविंग का। ठीक है, बात समझे? कलेक्टिव लिविंग का मतलब क्या है? सामूहिकता, मतलब हमारे सामूहिक सहयोग का। बताइए, बात समझ में आ रही है? ठीक, क्या चीज बताई गई, फिर से सुन लीजिए, कि हम क्या कैसा एक्ट करते हैं, कैसा फील करते हैं और कैसा थिंकिंग करते हैं, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि सामाजिक तथ्य है कि नहीं है। ठीक, और वो समाज में कैसा है? पूरे समाज में फैला हुआ है। ठीक है, और जिसका हमारे जीवन पर बाध्यकारी प्रभाव होता है, कंस्ट्रेनिंग इफेक्ट होता है हमारे ऊपर। ठीक है, अच्छा, ये किस चीज का परिणाम है? हमारे कलेक्टिव लिविंग का, मतलब हम लोगों ने आपस में सबने मिल करके ऐसा डिसाइड कर लिया है कि भाई हम लोग इस तरह से रहेंगे। ठीक है, हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग इस तरह से रहेंगे, जैसा जिस तरह की समाज में, जिस तरह की सोसाइटी है। जैसे आपने ये बताया कि भाई लिव इन रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं, लेकिन वेस्ट में है, तो वहां पे एक्सेप्टेंस है, तो वहां पर उन लोगों ने कलेक्टिव लिविंग में इस चीज को कंसेंसस बना लिया, सर्वसम्मति से मान लिया गया। कहीं देखिए, कहीं ऐसा नहीं, कहीं कोई बिल नहीं पास हुआ है, लेकिन समाज इवॉल्व होते 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 वहां तक पहुंचा है। ठीक, अगली चीज समझिए, ये जो सामाजिक तथ्य होते हैं, है ना, जो सोशल फैक्ट्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, किसी एक व्यक्ति से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ रही है? ये क्या है? दीज आर इंडिपेंडेंट, ये क्या है? ये स्वतंत्र है। तो हम कैसा सोच रहे हैं, इससे सामाजिक तत्व बदल नहीं जाएगा। ठीक है, हमने कह दिया कि शादी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि शादी व्यवस्था जो है कोई खराब व्यवस्था है, लेकिन समाज में क्या है, इसको माना गया है। तो हम अगर शादी नहीं करेंगे तो इससे ये शादी व्यवस्था एक सामाजिक तथ्य है, ये बदल नहीं जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम आपको इतनी चीजों को, सब सारी चीजों को एक शब्द में अगर बांट, मतलब एक शब्द में अगर कहना चाहें, इन सिंपल वर्ड, तो इसको क्या कहा जा सकता है? इसको कहा जा सकता है, दीज आर द नॉर्म्स एंड वैल्यूज, दीज आर द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। ठीक है, मतलब समाज के मूल्य एवं नियम ही होते हैं ये। तो सामाजिक तथ्य क्या है? ये अगर हम आपको सिंपल वर्ड में बताएं,
तो सामाजिक तथ्य क्या है? समाज में आपके मूल्य और नियम है, ये किसी ने बनाए नहीं है बैठ करके ये, ठीक है, ये उसी तरह विद्यमान है या उसी तरह से प्रेजेंट है जिस तरह से भौतिक तथ्य होते हैं, ठीक है, जिस तरह से भौतिक तथ्य होते हैं, जैसे नेचुरल साइंस के जो तथ्य होते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें कि न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का फोर्स है वो यहाँ भी लागू होगा और यूरोप में भी लागू होगा, अमेरिका में भी लागू होगा। तो इसी तरह से अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो रिलीजन कहाँ कहाँ है? रिलीजन हर जगह है, ठीक है। तो रिलीजन क्या है? धर्म क्या है? धर्म एक सामाजिक तथ्य ही है। बात समझ आ रही है? क्लियर है इतनी चीजें? ठीक। अब बात आती है कि हमने आपको जो शुरुआत में बताई एक चीज, कि कभी भी कोई चीज आपको पूछा जाए किसी चीज के बारे में, आपको ये जरूर लिखना है कि भाई इन्होंने किस बुक में बताया, ठीक है। तो इस बुक का नाम था द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है। बात समझ आ रही है? 1895 1895 में इन्होंने इस चीज को बताया, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स में इन्होंने इस चीज की बात करी थी, सामाजिक तथ्यों की सबसे पहले इन्होंने इस बारे में बात करी। बताइए इतनी चीज क्लियर है? बताइए इतनी चीज क्लियर है? तो अगर सामाजिक तथ्यों को एक शब्द में बताना होगा तो कैसे बताइएगा? एक शब्द में बताना होगा। अगर हम फिर से सुन लीजिए, अगर अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, है ना, या कोई भी चीज देख रहे हैं, आपने हमने कहा आप कोई मूवी देख लीजिए जाकर के, तो अगर उस मूवी को एक लाइन में नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने मूवी अच्छे से नहीं देखी, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे अच्छे ध्यान नहीं दिया। एक लाइन में अगर बताना होगा तो क्या बताएंगे कि भाई ये समाज के क्या है? नॉर्म्स एंड वैल्यूज ही तो हैं, इस समाज के नियम और कायदे, ना उर्दू में बोलेंगे कायदे, नियम एवं कानून, ठीक है, मूल्य। बात समझ में आ रही है? मूल्य समाज के क्या है? ये मूल्य ही है, ठीक है। तो अगर हम आपसे कहें कि क्या क्या एक सामाजिक तथ्य बन सकता है, इसका एग्जाम्पल दे दीजिए क्या क्या है, तो हम कह दें कि लॉज, कानून सामाजिक तथ्य है, ठीक। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। और अगर हम बात करें आपके रीति रिवाज, रीति रिवाज, हमारा रिलीजियस बिलीफ, हमारा धार्मिक, हमारी धार्मिक आस्था, ठीक है। ये सब क्या है? ये सारी चीजें क्या है? सोशल फैक्ट, ठीक है। अगली चीज देखिए, अगर आपसे कहें कि भाई हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारी भाषा क्या है, यह सामाजिक तथ्य है, बिल्कुल है भाई, ठीक है। हमारा पहनावा क्या है, हमारा क्लोथिंग कल्चर, है ना, हमारा पहनावा, ये भी है। अगर हम आपसे कहें कि हमारी फूडिंग हैबिट, है ना, हर समाज की अपनी एक फूडिंग हैबिट होती है, ठीक है, कोई समाज वेज खाता है, कोई समाज नॉन वेज खाता है, ठीक, ये सारी चीजें फूडिंग हैबिट्स मतलब खान पान। अगली चीज देखिए, आर्किटेक्चर जो है, ठीक है, आर्किटेक्चर मतलब इतना सा आप कह लीजिए कि जो घर बनाने की हमारी व्यवस्था है वो भी एक सामाजिक तथ्य में आएगा, ठीक है। अगली चीज देखिए, जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी हमारा सामाजिक तथ्य में आएगा, ठीक है। जनसंख्या विस्तार, ये सारी चीजें आएंगी हम सामाजिक तथ्य। देखिए पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, अब बात समझिएगा, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर रहती है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस जगह पे रहती है? कहां पर? नहीं इंडिया में नहीं, हम जैसे आपसे कहेंगे कहीं पहाड़ है, कहीं कोस्टल एरिया है, ठीक है, कहीं मैदानी एरिया है, जो प्लेन होगा, जो मैदानी इलाका होगा,
जो मैदानी इलाका होगा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर होगी। तो पॉपुलेशन की का डिस्ट्रीब्यूशन ये एक सोशल फैक्ट है कि मैदानी इलाकों में ही ज्यादा होगी और पहाड़ों पर क्या होगी, कम होगी। और यहां पर कोस्ट एरिया में कैसी पॉपुलेशन होगी, कोस्ट एरिया में इस तरह की पॉपुलेशन होगी जो कि क्या करती है, कॉमर्स करती है, जो बिजनेस करती है, जो ट्रेड करती है। बात समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ किस तरह से? ठीक, बताइए, इतनी चीज क्लियर है? कोई डाउट? किस, क्या चीज? हाँ, हाँ तो वही तो बात कर रहे हैं ना, नीड ही तो है भाई। हम कह रहे हैं कि अरब में क्या है, अरब में डेजर्ट है, तो वो भी तो नीड बन गई ना कि वो लोग वेजिटेरियन रहे, सब्जी नहीं खाई उन्होंने, भाई सब्जी है ही नहीं तो खाएंगे कहां से? तो ये भी तो नीड बन गई कि यहाँ भी पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, फूडिंग हैबिट क्या है, फूडिंग हैबिट भी तो नीड है हमारी। भाई हमारे पास सारी चीजें हैं, अगर हम अरब में रह रहे हो तो हम भी क्या खाते रोज भैया, वही सब खाते बेहतरीन। यहाँ पर क्या, यहाँ पे सब्जी मिल रही है तो हम दोनों चीज खा रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो ये बात है। तो उसी तरह पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक सामाजिक तथ्य है कि भाई प्लेन एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी, माउंटेन एरिया में आप देख रहे हैं कितनी प्रॉब्लम आ रही है आजकल, ठीक है, लैंडस्लाइड और दुनिया भर की सारी चीजें। हाँ बिल्कुल, नीड जो है वो कंसेंसस फॉर्म करेगा उस तरह से, ठीक है। जिस तरह का जो चीजें हमको मिलेंगी वही तो कंज्यूम कर पाएंगे हम लोग, बस मेरी, ठीक। तो ये चीजें हैं। बताइए, सोशल फैक्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो आप लोग बताइए सोशल फैक्ट, बताइए आपको कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है इतनी चीजें? ठीक। अब देखिए, देख लेते हैं सोशल फैक्ट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। सामाजिक तथ्य के प्रकार, ठीक। अब देखिए, इसको इसका डिवीजन दो तरह से मिलता है, ठीक है। हम दोनों तरह से आप लोग को बताते हैं दोनों तरह से डिवीजन कैसे है इसका, ठीक है। एक जगह तो दो तरह से आपको डिवीजन मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको दो तरह से डिवीजन इसका मिलेगा और कहीं पे आपको चार तरह से मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला इसमें आ जाएगा स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत, ठीक है। तीसरी चीज आपकी आ जाएगी नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, गैर संस्थागत, ठीक है। और चौथा आपका आ जाएगा पैथोलॉजिकल, व्याधिकीय, ठीक है। अब इस चीज को समझ लीजिए कि होता क्या है। स्ट्रक्चरल सोशल फैक्ट्स ऐसे सोशल फैक्ट्स हैं जो मटीरियल हैं, ठीक है, जो मटीरियल सोशल फैक्ट्स। मटीरियल सोशल फैक्ट्स का मतलब भौतिक रूप से उपलब्ध है हमारे सामने, समझिएगा। स्ट्रक्चरल क्या है, संरचनात्मक क्या है, भौतिक मतलब जो हमको दिखते हैं, जो चीज हम देख रहे हैं। बात सुन रही है? हम क्या चीज देख रहे हैं, हम देख रहे थे फूडिंग हैबिट्स, हम देख रहे थे क्लोथिंग की हैबिट्स, ठीक है, हम देख रहे थे पॉपुलेशन की डेंसिटी, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीजें क्या थी, हम लोग को दिख रही है ना, हम लोग इसको मतलब एक तरह से एक्सप्लिसिट हैं, ये हम लोग इसको महसूस कर सकते हैं, हम इसको देखते हैं, ठीक। अगली चीज देखिए, अगली चीज ये है कि ये मटेरियल नहीं है, ठीक है, ये मटेरियल नहीं है और डायरेक्टली विजिबल भी नहीं है, ठीक है, नॉट मटेरियल मतलब भौतिक नहीं है ये, और विजिबल भी नहीं है, हम लोगों को दिखते नहीं है, लेकिन ये हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बताइए एग्जाम्पल जल्दी से। लॉज और रिलीजन, ठीक है।
और आप कह लीजिए नॉर्म्स एटसेट्रा, मतलब कानून, ठीक है, हमारे धार्मिक विचार, हमारे वैल्यू सिस्टम, हमारा मूल्य, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशनल हो जाएंगी। बात समझ में आई? ठीक। नॉन इंस्टीट्यूशनल समझ लीजिए। नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब ये है कि ये चीजें समाज में हैं तो, लेकिन अभी समाज ने इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? क्या है भैया, ये चीज क्या है, ये चीज है कि अभी इसको समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो किस चीज को एक्सेप्ट अभी आपने किया था, नहीं बताया था? लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लिव इन रिलेशनशिप, बात समझ में आई? और LGBTQ मैरिजेस, LGBTQ मैरिजेस ये समाज में है, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल इसलिए क्योंकि अभी समाज ने इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। इसके ऊपर डिबेट चल रही है इन चीजों के ऊपर, समझ में? और पैथोलॉजिकल का मतलब ये है कि पैथोलॉजिकल ऐसे सोशल फैक्ट्स हैं कि दे लिव इन डॉर्मेंट एंड एक्टिव फॉर्म। ठीक है, डॉर्मेंट एंड एक्टिव का मतलब ये होता है कि जो सक्रिय और निष्क्रिय रूप से समाज में उपलब्ध हैं, और जब भी किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, जब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये ऐसे सोशल फैक्ट्स निकल आते हैं। तो ऐसे सोशल फैक्ट्स का एग्जांपल आपको बताएं, ऐसे सोशल फैक्ट्स का एग्जांपल है मॉब का वायलेंस। बात समझ में आ रही है भाई? भीड़ भीड़ हिंसा करती है ना, एक सोशल फैक्ट है, लेकिन हमेशा तो नहीं करती है। जब कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई, जब किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई, तब क्या होने लगेगा, भीड़ अपना आपा खो देगी, और भीड़ क्या करेगी, मॉब वायलेंस करेगी। जैसे अगर आपको बताएं कि कुछ स्टेट्स के बीच में क्या चलता है, कर्नाटक और तमिलनाडु और ये सब स्टेट है, इनके बीच में क्या, रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो रिवर वाटर डिस्प्यूट के लिए क्या चलता है, मतलब कोई उनके घर में घुस गया मार दिया, ठीक है, कोई उनके घर में घुस गया मार दिया। जैसे आजकल क्या चल रहा है, भाषा के ऊपर चल रहा है, महाराष्ट्र वालों ने यूपी वालों को 2 कट्टा मार दिया, उन लोगों ने उनको 2 कट्टा मार दिया। तो ये क्या है, ये सब वायलेंस ही तो है भाई। ठीक। और चीज समझिए, करुणा, काइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस, काइंडनेस की अगर हम बात करें तो ये भी एक सोशल फैक्ट। काइंडनेस हमेशा नहीं निकलेगी, मतलब एक तरह से आप कह लीजिए है, आप देखेंगे किसी को आप परेशान देखेंगे, ठीक है, किसी को परेशान देखेंगे तभी तो आपको करुणा निकलेगी। तो करुणा एक फीलिंग है, काइंडनेस एक फीलिंग है। तो काइंडनेस ये फीलिंग है, लेकिन कैसी, पैथोलॉजिकल में आएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई गाजा में और यूक्रेन में वॉर चल रही है, तो उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के लिए आपके दिल में क्या है, काइंडनेस निकल आ रही है। ठीक है, आपकी भावना ऐसी बन रही है कि हाँ भाई ये चीज जो है वो गलत है, तो वो एक सोशल फैक्ट ये बन जाता है पैथोलॉजिकल। बताइए, बात समझ में आई? ठीक। अब कुछ चीजों को डिवाइड किया गया है, हम डिवीजन बता देते हैं। ठीक है, किसी कुछ कुछ बुक्स में इसको बोला जाता है नॉन मटीरियल, ठीक है, इनको बोला जाता है नॉन मटीरियल, ठीक है, नहीं सॉरी मटीरियल है भाई, मटीरियल, ये मटीरियल सोशल फैक्ट्स है, ठीक है, मटीरियल सोशल फैक्ट्स मतलब भौतिक सामाजिक तथ्य, ठीक है, इनको बोला जाता है नॉन मटीरियल, गैर भौतिक, ठीक है, और ये 2 डिवीजन मिलता है, ठीक है, और इसी चीज को बोला जाता है कलेक्टिव कंशाइंस, कलेक्टिव कॉन्शियंस है, कलेक्टिव कॉन्शियंस मतलब सामूहिक विवेक। हिंदी में कहें तो हम इसको कहेंगे सामूहिक विवेक। बात समझ में आ रही है? ठीक। अच्छा, एक और चीज देख लीजिए, इस चीज को बोला जाता है सोशल करेंट्स।
ठीक है, सोशल करंट मतलब सामूहिक सामाजिक प्रवाह। बताइए, इतनी चीजें क्लियर हैं? सामाजिक प्रवाह का मतलब क्या है कि भाई सामाजिक प्रवाह में कोई चीज होती है। जो सामाजिक प्रवाह का मतलब क्या है, जो एक्टिव डोरमेंट फॉर्म में रहती है हमेशा सोसाइटी में, ठीक है। और वो कब निकल करके आएंगी, अगर समाज में कोई प्रॉब्लम निकल करके आ रही है तो प्रॉब्लम के रूप में ये बन जाएगी। तो सोशल करंट किसको कहेंगे, सोशल करंट कहेंगे कि ये एक्टिव डोरमेंट फॉर्म में रहती है। करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है किसी चीज का बहना, है ना, किसी चीज का प्रवाहित होना, ठीक। ओशन करंट जैसे, ठीक है, मतलब हाइड्रोलॉजी पढ़ी, ओशन करंट में नहीं पढ़ा ज्योग्राफी में। ओशन करंट क्या होती है भाई, समुद्र की जो धाराएं चलती हैं वो उनको ओशन करंट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब इधर देखिए, सोशल करंट हो गया, चीज क्लियर। अब इसी चीज को हमने क्या बताया, कलेक्टिव कॉन्शियस। मतलब सामूहिक विवेक, कि ये सामूहिक विवेक का मतलब क्या है, ऐसी चीजें जिनको समाज ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। बात समझ में आ रही भाई, इसको क्या कर लिया, समाज ने एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ लॉज हैं जो हम फॉलो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम फॉलो करेंगे, कुछ नॉर्म्स है जिसको हम फॉलो करेंगे, उस नॉर्म्स में लड़का स्कर्ट पहन के नहीं दिखना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये नॉर्म्स जो हैं, जैसे हमारे धार्मिक, मतलब धार्मिक हमारे विचार हैं, रिलीजियस बिलीफ है हमारा, हम कुछ चीज को मानते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, इन सबको क्या कहते हैं, इन्हीं सबको कलेक्टिव कॉन्शियस कहा जाता है। तो मटेरियल नॉन मटेरियल में आपको डिवीजन मिल सकता है, जिसमें आपको ये चीज आपको बताई जाएगी कलेक्टिव कॉन्शियस के रूप में। दूसरी चीज आपको सोशल करंट के रूप में बताया जाएगा कि भाई पैथोलॉजिकल जो आपके सोशल फैक्ट होंगे वो आपको सोशल करंट्स के रूप में आपको मिल सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। और आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल आपको मिल सकता है कि ऐसी चीजें जिनको समाज में मान्यता नहीं दी हुई है, लेकिन आपको फिर भी इनको, इनका समाज में एक प्रचलन बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, बात समझ आई। अच्छा, अगर हम आपको इन सारी चीज में कहें, तो अगर हम डिवोर्स को, तलाक को अगर एक सामाजिक तथ्य कहें, सामाजिक तथ्य, उस सामाजिक तथ्य को इन चारों में से किस में डालिएगा? आप बताइए, तलाक को या डिवोर्स को इन चारों में से किस में आप करिएगा? इंस्टीट्यूशनल में। अच्छा, आप बताइए, कोई भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसमें? गैर संस्थागत में, ठीक। अभी रुक जाइए, रुक जाइए, अभी हमने कहा जजमेंट दिया, आप बताइए किसमें? संरचनात्मक में, इसमें? अच्छा, आप बताइए। इंस्टीट्यूशनल में? नहीं, समाज में। देखिए, आप कहिए, आप किस कहिए, आओ यार आज तलाक लेने चलते हैं, बताइए, तलाक की क्या समाज में मान्यता है? लेकिन फिर भी होता है। किसी को आपने सुना कि भाई तलाक की पार्टी चलो देंगे तुमको? को बहुत ही प्रताड़ित व्यक्ति हो तो अलग बात होता है। हाँ, किसको? लेकिन हम भी बात तो समझिए, बात समझिए, शादी करना अच्छी बात है कि तलाक करना? बताइए। अब इसी से जुड़ी हम अगली बात बताने जा रहे हैं, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। डिवोर्स जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्यों आएगा, इसको दरखाइम ने ही बताया, ठीक है। क्यों बताया, समझिए। दरखाइम का कहना था कि भैया देखिए, कुछ हद तक अपराध या क्राइम्स सामाजिक तथ्य माने जाएंगे, माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इससे पता चलता है कि समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है। दरखाइम ने क्या कहा, दरखाइम ने कहा कि कुछ हद तक जो आपके क्राइम है ना, जो आपके एक तरह से कह लीजिए आपराधिक गतिविधियां हैं, इनको भी सामाजिक तथ्य माना जाएगा। बात समझ आ रही है? क्यों माना जाएगा? क्योंकि इसी से पता चलेगा
कि समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बात समझ में आई? तो तलाक को इन्होंने किस में डाला? डिवोर्स को इन्होंने इसमें डाला। ठीक, अब मेरी बात सुनिए। अगर आपसे दूसरी चीज पूछते हैं, अगर हम कहें रेप एक सामाजिक तथ्य है भाई, आप सब लोग जानते हैं, ठीक, तो वो किस में जाएगा? सोचिए सोचिए सोचिए। नहीं नहीं, संस्थागत में तो मतलब ये है ना कि जैसे हमें जो चीजें दिखती हैं, नहीं अच्छा इसमें इसमें तो इसमें नहीं जाएगा, नहीं इसमें नहीं जाएगा। पैथोलॉजिकल, फिर सुनिए, हमने क्या कहा, दरखाइम ने कहा कि कुछ हद तक क्राइम्स जो हैं वो समाज में रहने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये भी नॉन इंस्टीट्यूशनल में ही जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि भाई रेप एक सोशल फैक्ट है जिसकी भर्त्सना समाज करता है, या जिसका जिसका जिसको कंडेम समाज करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन इसमें और इसमें क्या है, दोनों में एक रिलेशन ही तो है। मतलब ये भी एक बुरी चीज है, ये भी एक बुरी चीज है। दरखाइम ने कहा कि क्राइम जो है वो समाज में रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि समाज को पता चलता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो डिवोर्स क्या है? डिवोर्स भी एक तरह का एक क्या है, सामाजिक तथ्य है। जो कैसा सामाजिक तथ्य है? एक नकारात्मक है। तो कुछ हद तक रहना चाहिए। सब चीज अच्छी अच्छी रहेगी तो क्या होगा? वायरस क्यों बनाए जाते हैं बताइए? वायरस जो है, जो आपके मोबाइल में वायरस आ गया, कंप्यूटर में वायरस आ गया, क्यों बनाते हैं? क्यों है वायरस बनाए? क्यों बनाए? सिक्योरिटी चेक करने, तो बनाए ही क्यों फिर? तो बनाए गए ना वायरस, वायरस भी तो किसी ने बनाया ही ना। अब नहीं, वायरस इसलिए बनाए जा रहे बनाए गए ताकि हम लोग अपने को अपडेट करते रहे। समझ रही है? तो इसी तरह से दरखाइम ने कहा कि क्राइम्स जो हैं वो सामाजिक तथ्य हैं तब तक जब तक वो एक लिमिट में हो रहे हैं, जब तक एक सीमित प्रकार से उन चीजों को किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें है ना, ये भी चीजें, ये दोनों चीजें जो है आपकी नॉन इंस्टीट्यूशनल में आएंगी। ठीक है, होते हैं समाज में, ये समाज में हो रहा है। अपराध क्या है भाई? अपराध को आप नॉन इंस्टीट्यूशनल में डालिएगा, ठीक है, प्रॉब्लम निकल करके आएगी वो जब आगे बढ़ गई, जब आपको किसी चीज का आपको सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से समाज में कुछ हद तक अपराध रहने चाहिए, ऐसा दरखाइम कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिविस्ट थे। ठीक है, उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि समाज में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जो हमने फंक्शनलिस्ट वाली थ्योरी स्टार्टिंग में बताई। बस में रही है? तो ये चीज थी, इन्होंने बताई इन चीजों को। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने इसके बारे में स्टडी के प्रकार को क्या कहा? पहली चीज उन्होंने कही क्राइम के बारे में। इसको ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जरूर मेंशन करना है अगर आपको मतलब आंसर इसके ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, सोशल फैक्ट के ऊपर। अरे बिल्कुल आ जाइए भाई, आज तो आपने पूरा मिस कर दिया। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोगों को देखना है ना। अब इन्होंने कहा क्या? अब इन्होंने ये कहा कि भाई आपको कोई भी जो सोशोलॉजिस्ट होता है ना, कोई भी जो सोशोलॉजिस्ट होता है उसको, उसका फोकस है इन चीजों को पढ़ने के लिए, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स को पढ़ना। उसका मेन जो एम है वो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन उसको स्टार्ट कहां से करना चाहिए? यहां से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक, बात सुन में? पहली चीज उन्होंने क्या कही? क्राइम के बारे में। क्राइम एक समाज में रहना जरूरी है, कुछ हद तक रहना जरूरी है। ठीक है, और सामूहिक, इसको क्या कहते हैं? नॉन मटेरियल, है ना, नॉन मटेरियल। कि एक सोशोलॉजिस्ट का परम कर्तव्य ये है, उसकी मेन ड्यूटी क्या है कि नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स को पढ़ना है। और उसको स्टार्ट कहाँ से करना है? उसको स्टार्ट
मटेरियल सोशल फैक्ट से करना है। बात समझ में आ रही? ठीक, बताइए कोई डाउट किसी को? आपने जो है कुछ चीजें छूट गई हैं, आप जो है काम कीजिएगा, किसी दिन हमको मिल, वैसे अभी फिलहाल तो ये वो चल रहा है ना, जब हम लोग रीअसेंबल होंगे, जब आप लोग अगर इनरोल कर लीजिएगा तो हम शुरू से पूरी चीज़ों को लिखवाते हुए चलेंगे। अभी लिखवा इसी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई लोग मान लीजिए नहीं लेना चाहे तो वो भी लिख ले जबरदस्ती, तो इससे 3 दिन चीज़ों को समझ लीजिए से, ठीक है, लिखिए नहीं अभी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ठीक। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक देख ली जाए, ठीक है, सोशल फैक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट्स। सामाजिक तत्व की विशेषता, ठीक है, इनकी 4 चीजें बताई गई। सामाजिक तत्व तो कल चीजें समझ में आई थी ना। सामाजिक तत्व देखिए, बेसिकली हम कुछ चीजें बता दें। सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य हमारे सोचने, किसी चीज को फील करने, किसी भी काम के ऊपर एक्ट करने का हमारा एक जो किस तरह से हम एक्ट करते हैं और उस एक्शन का हमारे ऊपर कंस्ट्रेनिंग इफेक्ट होता है। चलिए सुन लीजिए जल्दी से। हम किसी चीज के बारे में कैसा एक्ट करते हैं, किसी चीज के बारे में कैसा फील करते हैं, किसी चीज के बारे में कैसी थिंकिंग करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली है क्या? ये एक्सटर्नल इफेक्ट है। सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य उसी प्रकार से जैसे फिजिकल फैक्ट होते हैं। सूरज निकल रहा है, सूरज जा रहा है ना, हर जगह यही हो रहा है, ठीक। तो इसी तरह से जैसे हमारे रिलीजियस बिलीफ्स हैं, ठीक है, ये हो गया। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं समाज में डिफ्यूज होती हैं और वो उसका हमारे ऊपर कंस्ट्रेनिंग इफेक्ट होता है, हमारे बिहेवियर के ऊपर कंस्ट्रेनिंग इफेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल हमने दिया था कि भाई शादी कोई कर रहा है या कोई नहीं कर रहा है, तो शादी क्या है? एक सामाजिक तथ्य है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई लड़का स्कर्ट पहन करके आ जाएगा तो उसको क्या कहिएगा? वो सामाजिक तथ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सामाजिक तथ्य इसलिए नहीं क्योंकि कुछ सर्टेन नॉर्म्स है जिसको हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली सोशल फैक्ट्स हो गए तो नॉर्म्स एंड वैल्यूज, हमारी नॉर्म्स एंड वैल्यूज वही क्या है? सोशल फैक्ट है। बात समझ में आई? इनको डिवाइड किया गया है, इनके टाइप्स की हम बात कर रहे थे, ठीक है, इनके टाइप्स की हम बात कर रहे थे। टाइप्स में हमने कहा कि भैया पहला स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चरल वो होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो मटेरियल होता है, जो भौतिक रूप में हमारे सामने मौजूद होते हैं। पहली चीज क्या है? जब हमें फूडिंग हैबिट्स, हमारी क्लोथिंग हैबिट्स, ठीक है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, आर्किटेक्चर, ये कैसे सोशल फैक्ट्स हैं? दीज आर मटेरियल सोशल फैक्ट्स। दूसरा आता है इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल का मतलब ये होता है कि ये मटेरियल रूप में हमको दिख नहीं रहे हैं, हम लोग इसको देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते आंखों से देखने पे, लेकिन फिर भी ये समाज में है। किस रूप में? जैसे आपके रिलीजियस बिलीफ हो गया, नॉर्म्स हो गए, लॉज हो गए, ठीक है। तो कुछ इंस्टीट्यूशन ने इसको बना करके दिया है ना हम लोगों को, तो ये इंस्टीट्यूशन, परिवार हो गया, इसमें परिवार भी आ जाएगा, सारी चीजें, ठीक है। कुछ नॉन इंस्टीट्यूशनल है। नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब ये होता है कि समाज जो है कुछ हद तक चीजों को, मतलब कुछ चीजें ऐसे समाज में हैं कि जो हैं तो, लेकिन उनको अभी मान्यता नहीं प्राप्त है, ठीक है, उनको मान्यता नहीं प्राप्त। जैसे लिव इन रिलेशनशिप की बात कर लीजिए, ठीक है, जैसे LGBTQ मैरिजेस की बात कर लीजिए, ठीक, ये हो गया। इसी में हमने एग्जांपल दिया आपको कि भाई रेप और डिवोर्स भी इसी में आएगा। वो क्यों आएगा अभी बता रहे हैं, ठीक है। फिर अगली चीज हमने बताया पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि ये एक्टिव डॉर्मेंट फॉर्म में हमेशा समाज में रहते हैं ऐसे सोशल तथ्य, सामाजिक तथ्य, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम होती है तो और निकल करके आ जाते हैं। बात समझ आ रही है? और निकल करके आ जाते हैं। जैसे मॉब वायलेंस, जैसे भीड़ की हिंसा। भीड़ की हिंसा क्या है? पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर किसी प्रकार की समस्या हुई, जैसे दिल्ली में अगर आप कह लीजिए कि भीड़ आकर के निर्भया कांड, निर्भया जो केस हुआ था उसमें भीड़ ने निकल करके क्या किया? शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया, मूवमेंट चलाया, ठीक है। उसका परिणाम हुआ कि आपको कई सारे एक्ट आपको उसमें निकल करके आए, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये 4 प्रकार के थे। कहीं कहीं इसको 2 चीजों में भी डिवाइड कर दिया जाता है, मटेरियल सोशल फैक्ट, ठीक है, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स, ठीक। अच्छा,
और नॉन मटेरियल जो सोशल फैक्ट्स होते हैं उनको हम लोग कलेक्टिव कॉन्शियस कहते हैं, सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियस। ठीक है, बात समझ में आई। और जो पैथोलॉजिकल है हमारा, ये सोशल करंट बोला जाता है। पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स क्या है, सोशल करंट्स बोले जाते हैं। ठीक है, सोशल करंट क्या है कि समाज में एक्टिव डोरमेंट फॉर्म में रहते हैं और जब कोई प्रॉब्लम आती है तो निकल करके ये बाहर आ जाते हैं, ये सामाजिक तथ्य हमको दिखने लगते हैं। ठीक है, और कलेक्टिव कॉन्शियस क्या है कि हम लोगों ने सामूहिक रूप से इसको मान लिया है इन चीजों को। ठीक है, कि हम लोग कलेक्टिवली लॉ को फॉलो करेंगे, अपने अपने रिलीजन को फॉलो करेंगे। ठीक है, हमारी जो नॉर्म्स है सोसाइटी में उसको फॉलो करेंगे, और कोई लड़का हमको स्कर्ट पहने नहीं दिखना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ, तो बता रहे ना, विल स्मिथ का लड़का जानते हैं ना, विल स्मिथ का लड़का भी स्कर्ट पहन के घूमता है। विल स्मिथ हॉलीवुड का जो हीरो है, आपके यहाँ भी वो आता था कोई, अच्छी बात है, हम उसका ही सम्मान करते हैं उसके भावनाओं का। ठीक है, तो ये चीजें निकल करके आती हैं। ठीक है, समाज में धीरे धीरे बदलाव होता है, लोग जो है कोई चीज अभी कर रहे हैं, कोई चीज उस चीज को बदलने लगेंगे, लेकिन समाज स्वीकृति तब देगा। कब समाज स्वीकृति दे देगा, जब बहुत से लोग उसको मानने लगेंगे ना। एक ऐसे नहीं अकेले आप निकल करके, अकेले चीजों को अपवाद कहा जाएगा, तो वो तो भौतिक विज्ञान भी देता है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी अपवाद होता है, इधर समाज में भी ये अपवाद हो गया। ठीक है, चलिए अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले चीजों को समझिए, सबसे पहले इनकी विशेषता आ जाएगी एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी मतलब बाह्यता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बाह्यता का मतलब यहां पर यह है कि सोशल फैक्ट्स जो होते हैं वो किसी इंडिविजुअल से हट के होते हैं, मतलब किसी व्यक्ति से बाहर होते हैं, मतलब कोई व्यक्ति कैसे सोच रहा है इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही है? बाह्यता का मतलब क्या है, बाह्यता का मतलब ये है कोई इंडिविजुअल किस प्रकार से सोच रहा है, कैसा सोच रहा है, इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम आपसे बात करें तो हमारा जो लॉज हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो सारी चीजें क्या है, हम उन सबको फॉलो करते हुए आते चल रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको इसका एग्जाम्पल बताएंगे कि अगर हमने कहा कि आप किसी रिलीजन को मान रहे हैं सपोज करिए, ठीक है, और रिलीजन को आपने मानने से मना कर दिया, हमने कहा हम रिलीजन नहीं मानेंगे, तो क्या रिलीजन खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म हो जाएगा। कल को आप कहिए कि आप तैयारी छोड़ देंगे ऐसी चीज की, हम नहीं करेंगे तैयारी, तो क्या सब तैयारी करना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ देंगे। तो ये एक्सटर्नल होता है, किसी भी व्यक्ति विशेष से बाह्य चीज है, ये व्यक्ति विशेष के बदलने से इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो जाएगा। बात समझ आई है? ठीक, अगली चीज समझिए, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब बाध्यकारी। हमने क्या बताया था, सोशल फैक्ट जो होते हैं समाज में पूरी तरह से बिखरे होते हैं, और वो सब हमारे ऊपर कैसा व्यवहार करते हैं, हमारे पर कंस्ट्रेनिंग इफेक्ट, हमारे बिहेवियर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हमारे व्यवहारों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे जो भी व्यवहार है उन सबको अपने किसी नियंत्रण रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, समझिए, कल एग्जाम्पल दिया था, हमने कहा हम यहाँ तो बढ़िया सिगरेट पीते घूम रहे हैं, कोई भी है, लेकिन अपनी कॉलोनी में जाएगा तो क्या करेगा, नहीं अरे यार नहीं नहीं, वो चाचा देख लेंगे, वो पड़ोसी देख लेंगे, नहीं नहीं, है ना। तो ये क्या है, कंस्टेंडिंग इफेक्ट। ठीक, हमने कहा कि हम अपनी मम्मी को, हमारी मम्मी ने क्या किया, हमारी मम्मी ने हमको कहा कि तुम आज से तुमको खाना वाना नहीं देंगे, खुद बना लिया करो, तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? नहीं नहीं, इमोशनल मत जोड़िए उसको, इमोशनल नहीं कि मम्मी हमें प्यार करती है। फिर से बोलिए। नहीं नहीं, वो विमेन को अलाउड नहीं कर रखा है, इसको दूसरी चीजें समझिए। अगर मम्मी हम खाना नहीं देंगी, कहीं जाओ तुम निकल जाओ घर से, तुम जाके खाना अपना खाया करो, हमें मतलब नहीं है, तो समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, अरे ये बुरी मम्मी है। बात समझ में आई? हाउस होल्ड से रिलेटेड है वो, तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, वो तो अलग चीज हो गई, श्रम का लैंगिक विभाजन हो गया,
है ना, वो अलग चीज है, वो भी पढ़िएगा। हाँ, अब कोई आया, बड़ा आया जैसे सबको यहाँ बैठ गया, हटो इधर हटो, इधर बैठो, तो जो 4 लोग बैठे रहेंगे वो उसको क्या, आपको क्या कहेंगे? कहेंगे ये देखो, ये बदतमीजी देखिए इसकी, कितना बदतमीज, इसके कोई संस्कार नहीं है। तो हम बड़ों का सम्मान, आपको अपने कुछ रिश्तेदार नहीं अच्छे लगते होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, कहते हैं नमस्ते, पैर छू लिया, ये भले पीछे गए यार, साल तुम पता नहीं कहाँ गए। ठीक है, आपके घर में मेहमान 1-2 दिन से ज्यादा रुक जाए तो आपको लगता तो अरे यार ये कहाँ आ गए, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उनसे ये तो ना कहिएगा मैं कब जाओगे घर, अब तुम कब निकलोगे। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये बाध्यकारी ही तो चीजें हैं कि नॉर्म्स बन गई कि हमारी रिलेटिव है, उनका सम्मान करना है, मम्मी को हम लोगों का ख्याल रखना है, फादर को ये हमको पढ़ाना लिखाने की जिम्मेदारी है। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो क्या, एक इमोशनल अटैचमेंट तो वो अलग चीज़ है ना, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई ऐसा कर देगा तो उसको क्या कहा जाएगा कि ये खराब पेरेंट्स है ना, बैड पेरेंट्स है, पेरेंटिंग सही नहीं कर रहा है, अब इनके बच्चे का क्या होगा, ठीक, ये चीज़ है, ठीक। जनरैलिटी देख लीजिए, क्या अगली चीज़ है, जनरैलिटी, मतलब सामान्यता। सामान्यता का मतलब ये है कि कुछ सोशल फैक्ट्स ऐसे हैं जो यहाँ भी हैं, वही सोशल फैक्ट्स यूरोप में भी हैं, मतलब ये सारे समाज में क्या है, सारी समाज में समान है। बात समझ आ रही है? जैसे अगर आप कहें रिलीजन, ठीक, धर्म को अगर हम कहें तो धर्म जो है वो यूरोप वाले भी मान रहे हैं, यूरोप क्रिश्चियन है तो उनके सर झुकाने का अलग तरीका है, हिंदूज हम लोग तो हमारे जो है सर झुकाने का अलग तरीका, मुस्लिम्स हम लोग तो मुस्लिम्स का अलग तरीका, लेकिन सबका आप देखिएगा कि धार्मिक विश्वास मतलब क्या है, इन जनरल है सबका, ठीक है, बात समझ रही है, ठीक। तो एथीस्ट लोग जो हैं वो भी हैं, ऐसा नहीं है, जो धर्म में नहीं मानते, ठीक है, जो कल आया था वो लड़का, ठीक है, वो कहता है लेकिन हम जानते हैं वो ऊपर ऊपर है से, ठीक है, उससे भौकाल है, वो समाज में कुछ अलग दिखने का है, समाज में कुछ अलग दिखने का चीज है, ठीक है। अगली चीज समझिए, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। फिर वही बात आ गई कि जो इंडिविजुअल की इच्छा के ऊपर विश्वास नहीं करते, ये जनरल एक सामान्य मूल्य को फॉलो करते हैं ना, इंडिविजुअल कैसा फॉलो समझेगा कैसा नहीं समझेगा उससे मतलब नहीं है, ठीक, बात समझ आई। तो ये था हम लोगों का सामाजिक तत्व।